पृथ्वी के आकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट बॉल की भांति ठोस गेंद है या खोखली गेंद है जो चट्टानों से ढकी हुई है? क्या आपने कभी टेलीविजन या मोबाइल पे ज्वालामुखी का दृश्य देखा है, ज्वालामुखी विस्फोटन देखा है, जिसमें आप देखे होंगे कि वहां से मैग्मा निकल रहा है, जल वाष्प निकल रहा है, राख निकल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता चल रहा है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो स्रोत है वो दो है। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत है। अगर प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो चूंकि पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 6371 किलोमीटर है, अर्थात 6371 किलोमीटर है। तो उतनी गहराई में जा पाना तो पॉसिबल है नहीं, ना अब तक कोई गया है और ना कोई जा पाएगा। तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? इसी चीज को हम समझेंगे किसमें? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के टॉपिक में। देखें, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। पहला प्रत्यक्ष स्रोत है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत अब देखें, जो प्रत्यक्ष स्रोत है इसमें आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी इसमें शामिल होगा, ज्वालामुखी, और इसमें भूकंप शामिल होगा, घनत्व होगा, घनत्व है, ताप है, और इसके साथ ही साथ और क्या है? तो दाब है, उल्कापिंड है, उल्कापिंड आदि। ये सभी कैसे हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत है। यहां पे देखें, जो प्रत्यक्ष स्रोत है, तो प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब है कि हम क्या करें? उस दृश्य को आंखों देख सके और फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि दक्षिणी अफ्रीका में एक सोने की खान है। दक्षिणी अफ्रीका में एक सोने की खान है जिसका नाम है मपोनेंग खान। क्या नाम है? मपोनेंग खान। ये किसकी खान है? तो आपको याद रखना है, ये सोने की खान है, और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे गहरी खान है। ये विश्व की क्या है? सबसे गहरी खान है। विश्व की सबसे गहरी खान है, सबसे गहरी क्या है? खान है। अगर हम इसके गहराई की बात करें कि इसकी गहराई कितनी है, तो लगभग 4000 मीटर है। लगभग कितनी है? 4000 मीटर। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है लगभग 4000 मीटर। किलोमीटर में बदलें तो लगभग 4 किलोमीटर ये क्या है? गहरा ये सोने की खान है। अब बात आती है कि क्या इससे अंदर भी इससे भी नीचे जाके खुदाई की जा सकती है क्या? तो यहां तक जाने में, यहां तक का जो टेम्परेचर है वो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है। अर्थात इससे अंदर जाके खुदाई करना बहुत ही मुश्किल है। यही खुदाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है लगभग कितना माना जाता है? लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। तो यहीं पे खुदाई करना बहुत मुश्किल है। तमाम तरह की तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, फिर यहाँ पे खुदाई की जाती है। इसी तरह से एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए एक
ड्रिल की गई। कहां पे? तो आपको याद रखना है आर्कटिक महासागर में। कहां पे? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में एक जगह है, क्षेत्र है कोला। एक क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्षेत्र है कोला। इस कोला क्षेत्र में क्या की गई? ड्रिल की गई। और ये ड्रिल कितनी गहराई तक की गई? तो ये लगभग 12 किलोमीटर गहरी ये ड्रिल की गई। और ये इसलिए की गई ताकि हम क्या कर सके? पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जान सके। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं जान सकते हैं। केवल और केवल क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो इस तरह की हो सकती है। अब बात आती है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी किससे मिलती है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो भूकंप से मिलती है। किससे मिलती है? भूकंप से। अर्थात यहां से प्रश्न ये बनता है कि वो कौन सा स्रोत है जो पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है? तो कौन है? ये भूकंप है। यानी भूकंपीय लहरें हैं। और भूकंपीय लहरों के आधार पे ये लगभग बातें ये क्लियर हो जाती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन फिर भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कहें कि बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस तरह की होगी क्योंकि भूकंपीय लहरें इस तरह से गतिमान हो रही है। ठीक है। क्योंकि भूकंप को और ज्वालामुखी को हम लोग अगले टॉपिक में अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ना है। यहां पे देखें घनत्व को। किसकी बात करें? घनत्व की बात करें। देखें जो घनत्व है, घनत्व, अगर हम पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का जो घनत्व है अलग अलग भागों में इसका घनत्व अलग अलग होता है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में पृथ्वी का जो घनत्व है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर हम इसके पृथ्वी के अगर हम सतह की बात करें या भूपर्पटी की बात करें, इसका घनत्व कितना होता है? तो लगभग 3 के आसपास होता है। पृथ्वी का मध्य भाग यानी जो मेंटल वाला हिस्सा है उसका घनत्व कितना होता है? तो उसका घनत्व लगभग 5 होता है। और जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो कितना होता है? 11 से लेके 11.5 तक इसका आंतरिक घनत्व होता है। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व वो कितना होता है? 5.5 होता है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? तो 5.5 है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है दाब। दूसरा क्या है? दाब है। अब देखें कि दाब क्या है। आपको पता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ने पे क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है। शुरुआत के दौर में देखा जाता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है तो पृथ्वी का घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना। यानी अगर हम दाब को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। नीचे जाने पर दाब को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो घनत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में जो घनत्व है उसमें अंतर पाया जा रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसके घनत्व में क्या पाया जा रहा है? अंतर पाया जा रहा है। अब ये देखा गया
इस बात का अनुमान लगाया गया कि क्या ये जो घनत्व में अंतर पाया जा रहा है क्या उसके दाब के कारण है क्या। तो ये देखा गया, ये अनुमान लगाया गया, ये उस बात का प्रमाण वहां से प्राप्त हुआ कि यहाँ पे जो आंतरिक भाग में जो घनत्व में जो अंतर मिल रहा है, घनत्व में क्या मिल रहा है अंतर, ये किस कारण से है, तो ये इसके दाब के कारण से नहीं है, ये किसके कारण से है, तो आपको याद रखना है कि इसके आंतरिक भाग में मिलने वाले जो ठोस घनत्व, जो ठोस पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ है या कह सकते हो कि अधिक घनत्व वाले पदार्थ हैं, अधिक घनत्व के पदार्थ हैं, अधिक घनत्व के पदार्थ, इसके कारण ये क्या हो रहा है, इसके आंतरिक भाग में घनत्व अधिक पाया जा रहा है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखें तापमान, क्या तापमान, देखें पृथ्वी के बारे में जब पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी बनी तो ये कैसी थी, तो ये धधकती हुई गोला थी, और फिर इसमें लंबे समय तक बारिश हुई, और फिर ये ठंडी हुई। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से ठंडी हो गई, तो नहीं, ये अंदर से आज भी क्या है, गर्म है। इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण ये है कि जब हम पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में पहुंचते हैं, जैसे यहाँ पे देखे थे कि जो 4000 किलोमीटर, जो 4000 मीटर की गहराई पे जो सोने की खान थी मपोनेंग, वहां का जो टेम्परेचर है कितना हो गया था, 150 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंदर की तरफ जाने का प्रयास करें तो देखेंगे कि जो 8 किलोमीटर की गहराई तक है, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर में जो वृद्धि होगी वो प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है ना, यानी प्रति 32 मीटर की गहराई पे कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये जो टेम्परेचर है प्रथम 100 किलोमीटर तक, यानी ये प्रथम अगर 100 किलोमीटर तक चले तब इसमें जो औसत टेम्परेचर में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होगी, प्रति किलोमीटर होगी। बात समझ में आ जाए, जब हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने का प्रयास करें या उसका अनुमान लगाएं, उसके बारे में देखें, तो जब हम प्रथम 8 किलोमीटर गहराई तक चलेंगे तो यह तापमान में वृद्धि कितने का होगा, प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर होगी। अगर ये दूरी, ये गहराई अगर प्रथम 100 किलोमीटर तक की है, तब यहाँ पे जो टेम्परेचर में वृद्धि होगी वो कितने की होगी, 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये बढ़ेगी। लेकिन क्या इसी टेम्परेचर से, इसी औसत गति से क्या वो लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहेगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब शुरुआती दौर में जब हम अंदर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो टेम्परेचर लगातार तेजी के साथ बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचेंगे तो वहां का टेम्परेचर में जो वृद्धि की दर है वो लगभग अब वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। अर्थात जब प्रथम 300 किलोमीटर तक चलेंगे, प्रथम 300 किलोमीटर, तब यहाँ पे जो टेम्परेचर में वृद्धि की दर है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर हो जाएगी। कितनी होगी, तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होगी। अगर इससे अंदर जाते हैं, अगर हम अंदर जाएंगे तब ये वृद्धि की दर कितनी होगी, तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होगी। बात समझ में आ रही क्या, ये टेम्परेचर में वृद्धि की दर कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस होगी। और
जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचेंगे, यहां पे दिख रहा है क्या? अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचे, यानी अगर देखें ये क्या है, ये पृथ्वी, यहां पे देख लेते हैं इसको, मान लेते हैं ये क्या है, ये पृथ्वी का एक खंड है जो उससे काट के निकाला गया है। यहां पे ये क्या है, उसका केंद्र है। यहां से जब यहां तक चले तो यहां पे इसकी ये जो केंद्र वाली ये त्रिज्या है, ये कितनी होगी? तो ये त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। अब ये जो 6371 किलोमीटर की ये जो त्रिज्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 5000 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसका जो बाहरी आवरण है, मतलब ये क्या है, इसका पृथ्वी का केंद्र है, यानी कोर है। और कोर को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। और पृथ्वी का जो आंतरिक कोर का आंतरिक कोर है वो कैसी अवस्था माना जाता है? ठोस। और उसका बाहरी जो आवरण है वो किस अवस्था माना जाता है? अर्थात बाह्य कोर किस अवस्था माना जाता है? प्लास्टिक अवस्था माना जाता है। ठीक है। अब देखें, एक व्यक्ति है जिनका नाम है एडवर्ड स्वेस। क्या नाम है? एडवर्ड स्वेस। ये महोदय क्या करते हैं? तो ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, इसे 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कौन 3 भागों में बांटता है? तो आपको याद रखना है, एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस। ये एडवर्ड स्विस महोदय क्या करते हैं? तो रासायनिक संरचना के आधार पे, ठीक है ना, किस आधार पे? तो ये रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटते हैं। संरचना, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटते हैं। आंतरिक भाग, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसे कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है, ये तीनों भाग, एक का नाम है सियाल, दूसरे का नाम है सीमा और तीसरे का नाम है नीफे। अर्थात सियाल, सीमा, नीफे, इसको लिखा जाएगा सियाल, सीमा और ये नीफे। ठीक है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। अगर सियाल की बात करें तो सियाल में ये SI है, SI का मतलब है सिलिका। SI का मतलब क्या है? सिलिका है। L का मतलब है एल्युमिनियम। क्या मतलब है इसका? एल्यूमिनियम। उसी तरह से सीमा में SI का यहां भी मतलब है सिलिका और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। और यहां नीफे का मतलब है, नी से होगा निकिल और यफी का मतलब है यहां पे फेरस। ठीक है। तो रासायनिक संरचना के आधार पे एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल का मतलब है सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम, नीफे का मतलब है निकिल और फेरस। इसका मतलब है कि जो ये सियाल है, ये सियाल क्या है? पृथ्वी का बाह्य भाग है। पृथ्वी का क्या है? ये बाह्य भाग है। ये जो सीमा है, ये क्या है? पृथ्वी का मध्य भाग है। और नीफे जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है। अर्थात जो पृथ्वी का बाह्य भाग है, ये पूछा जाए किससे बना है, तो आपको याद रखना है कि ये सिलिका और एल्युमिनियम से बना है।
पृथ्वी का मध्य भाग किससे बना है? तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और पृथ्वी का आंतरिक भाग किससे बना है? तो निकिल और फेरस से बना है, जिसे नीफे कहते हैं। तो यहां से आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये ठोस है, ये किस कारण से है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या मिलेगा? निकिल और फेरस मिलेंगे। और यही इसी के वजह से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? कठोर हो, ठोस है। बात समझ में आ रही क्या? अब भूकंप के आधार पे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसे भूकंप के आधार पे कितनों भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। किस आधार पे? तो आपको याद रखना है भूकंप के आधार पे, ठीक है ना? तो भूकंप के आधार पे, भूकंप के आधार पे पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाएगा? यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? तो आपको याद रखना है, पहला लिथोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरे को कहा जाएगा पायरोस्फेयर, पायरोस्फेयर। और तीसरे को कहा जाएगा बैरोस्फेयर, बैरोस्फियर। इसको कहा जाएगा लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ठीक है? यानी जो भूकंप है, भूकंप के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है स्थल मंडल, दूसरा है पायरोस्फेयर, तीसरा है बैरोफियर, बैरोस्फेयर। ठीक है? जो बैरोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है ये कहां पाए जाएंगे? तो यहां देखें जो स्थल मंडल है ये कहां से कहां तक पाया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो स्थल मंडल है ये 10 किलोमीटर से लेकर और 200 किलोमीटर गहराई तक जो खंड पाया जाएगा, जो आंतरिक भाग है, उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। दूसरा है पायरोस्फेयर, पायरोस्फेयर जो 100, इसको देखें तो ये 100 किलोमीटर से लेकर और ये 28-80 किलोमीटर गहराई तक ये क्या होगा? ये भाग पाया जाएगा। और बैरोस्फेयर 28-80 से लेकर, यानी 28-80 किलोमीटर से लेकर 63-71 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग तक क्या होगा? ये जो भाग पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे बैरोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमने देखा कि भूकंप के आधार पे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है स्थल मंडल, दूसरे को पायरोस्फीयर, तीसरे को बैरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो स्थल मंडल है ये कहां से कहां तक पाया जाएगा? तो आपको याद रखना है 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर गहराई तक पाया जाएगा। पायरोस्फीयर जो है 100 किलोमीटर गहराई से लेके और 28-80 किलोमीटर गहराई तक ये क्या होगा? पाया जाएगा, यानी 2880 किलोमीटर गहराई तक पाया जाएगा। फिर 2880 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर गहराई तक जो भाग पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बैरोस्फीयर या बैरी स्फीयर के नाम से जानेंगे। इसे ही बैरोस्फीयर या इसी को बैरी स्फीयर के नाम से जानते हैं, बैरी स्फीयर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही क्या? अब देखें, एक संस्था है IUGG, IUGG, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है ना? एक संस्था है जिसका नाम क्या है? IUGG, जिसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ये जो संस्था है इसने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को इसने भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ठीक है? अब बात आती है कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको यहां समझना है,
ये जो आयु जो संस्था है, ये भी भूकंप के ही आधार पर बांटा है। भूकंप की जो पी तरंगे हैं, उस पी तरंगों के गति के आधार पे ही क्या किया है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। ठीक है, जब ये तीन भागों में बांटा तो कौन कौन से भाग हैं, तो आपको याद रखना है। यहां पे जो पहला भाग है, यहां तक ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। जो ये दूसरा भाग है, इसे कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। इसी को कहते हैं परवार। क्या कहते हैं इसको? परवार कहते हैं। और जो तीसरा भाग है, इसे कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो भूपर्पटी है, ये कितना पाई जाएगी, यानी कितनी से कितनी गहराई तक ये पाई जाएगी। तो जो भूपर्पटी है, आपको याद रखना है कि ये महासागरों में ये कितनी गहराई तक पाई जाएगी, तो आपको याद रखना है 5 किलोमीटर तक। और महाद्वीपों पर ये कहां तक पाई जाएगी, तो आपको याद रखना है कि 30 किलोमीटर गहराई तक पाई जाएगी। लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखना है कि जो पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, यहाँ पे पर्वत भी है। और जो पर्वत है, तो अगर उनके जड़ों को देखें, अर्थात तो अगर उनके बेस को देखें, तो अंदर तक है। इसका मतलब कि जहां पे पर्वत पहाड़ है, वहां पे ये भूपर्पटी कहां मिलेगी, कहां तक मिलेगी, तो पर्वतों के नीचे इसकी जो भूपर्पटी का जो विस्तार है, लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक मिलेगा। कहां तक मिलेगा? लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक मिलेगा। यहां पे जो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी को घनत्व के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो प्राथमिक जो तरंग है, जो पी तरंग है, उसकी जो गति है, वो घनत्व पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा, उसकी गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात यहाँ पे उसकी गति क्या होती है? कम होती है। जैसे ही उसके कुछ अंदर वाले भाग में पहुंचेगी, उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक को कहा जाएगा, ऊपर वाले भाग को कहा जाएगा ऊपरी भूपर्पटी। क्या कहा जाएगा इसको? ऊपरी भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी। जो दूसरा भाग है, इसे कहा जाएगा निचली भूपर्पटी। निचली भूपर्पटी। निचली भूपर्पटी। ठीक है, ये जो ऊपरी और निचली भूपर्पटी के बीच में जो ये असंबद्धता पाई जा रही है, डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है, इसी डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कोनार्ड। क्या कहते हैं? कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। इसे किस नाम से जानते हैं? कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखें, जो ये मेंटल है, इस मेंटल में आए तो मेंटल को 2 भागों में बांटा जाता है। क्योंकि यहां भी जो प्राथमिक तरंग है, उसके गति में क्या मिलेगा? अंतर देखने को मिलेगा। अर्थात इस भाग में उसकी गति इसके अपेक्षा बढ़ जाता है, और इस भाग में इसके अपेक्षा यहाँ पे उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात मेंटल को 2 भागों में बांटेंगे। ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे ऊपरी मेंटल। इसको क्या कहेंगे? ऊपरी मेंटल। और जो निचला भाग है, इसे कहेंगे निचला मेंटल या निचली मेंटल। निचला मेंटल। ठीक है, अब देखें, ये जो मेंटल की ये शुरुआत है, यहां से है ना? यहां से लेके यहां तक का ये पूरा भाग क्या है? मेंटल है। और ये वाला भाग क्या है? भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच में भी यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ये क्या मिल रही है? डिसकंटिन्यूटी मिल रही है।
और इस डिसकंटिन्यूटी को किस नाम से जानते हैं? तो इस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं मोह, डिसकंटिन्यूटी या मोह असंबद्धता। इसे क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल है, इसके बीच में भी यहां पे एक असंबद्धता पाई जा रही है। इस असंबद्धता को कहा जाता है रेपटी। क्या कहा जाता है इसको? रेपटी कहा जाता है। रेपटी असंबद्धता, असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता। इसे किस नाम से जानते हैं? रेपटी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अब देखें, ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है ना, ये वाला, यहां तक, ये 200 किलोमीटर की गहराई तक, यहां पे जो भूकंप की गति है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ पे भूकंप की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है लो वेलोसिटी जोन या जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ठीक है ना, या निम्न गति का क्षेत्र कहा जाता है इसे। निम्न गति का क्षेत्र, निम्न गति का क्षेत्र कहलाता है ये क्या है? निम्न गति का क्षेत्र है, यानी जोन ऑफ लो वेलोसिटी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लो वेलोसिटी जोन। ठीक है, अब देखें कि ये जो मेंटल है, ये कहां से कहां तक पाया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि ये 2900 किलोमीटर गहराई तक ये क्या होगा? मेंटल पाया जाएगा। इस 2900 किलोमीटर गहराई तक क्या पाया जा रहा है? मेंटल। ये जो असंबद्धता है रेपटी, ये कहां तक पाई जाएगी? तो आपको याद रखना है, ये पाई जाएगी 700 किलोमीटर गहराई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो भाग है, ये क्या है? कोर है। ये भाग क्या है? कोर है। और ये जो कोर है, कोर और मेंटल के बीच में यहां पे फिर एक असंबद्धता पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? असंबद्धता। और इस असंबद्धता को क्या कहा जाता है? तो इस असंबद्धता को गुटेनबर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसे क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। ये जो असंबद्धता है, ये कहां पाई जा रही है? 2900 किलोमीटर गहराई में, अर्थात मेंटल और यानी निचली मेंटल और कोर के बीच में। या ऐसा भी कहा जाता है कि मेंटल और कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अब देखें कि जो ये कोर है ना, कोर को फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो इसका ऊपरी भाग है, इसको कहा जाता है बाहरी कोर या बाह्य कोर। इसको क्या कहा जाता है? बाह्य कोर। और जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है आंतरिक कोर। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक कोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो आंतरिक कोर को जो विभाजित करने वाली यहाँ पे रेखा है, ये होगी यहाँ पे 51-50 किलोमीटर पर। और आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य में जो असंबद्धता उत्पन्न होगी, उसे ही क्या कहा जाएगा? तो उसे ही लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे जो असंबद्धता उत्पन्न हो रही है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। इसका नाम क्या है? लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, यानी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही है क्या? अब इसके घनत्व की बात करें, देखें, जो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है, जिसे क्या कह रहे हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी का जो बाहरी यानी जो बाह्य भूपर्पटी है, यहां का जो घनत्व है, इसका घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व 2.8 होती है। इसका घनत्व कितना है? 2.8 है। इसके आंतरिक भूपर्पटी की बात करें या निचले भूपर्पटी की बात करें, इसका घनत्व कितना है? 3.0 यानी 3 है। यहां जब अंदर की तरफ आएंगे,
तो जो मेंटल है इसका घनत्व कितना है, तो इसका मेंटल का जो घनत्व है वो 5 मिलेगा, यानी 5.0 मिलेगा। जो बाह्य कोर है, बाह्य कोर का जो घनत्व है वो कितना होगा, 11 होगा। और जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर का जो घनत्व है वो कितना होगा, 13.5 होगा। ये क्या है, उसका घनत्व है। लेकिन अगर पृथ्वी के हम अगर औसत घनत्व की बात करें कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना होता है, 5.5 होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना है 5.5 होता है। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।